नमस्कार। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। 9वें पार्ट में अब तक हम 3 पार्टों में अध्ययन कर चुके हैं। उनमें हमने देखा था कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तन के बारे में पढ़ा, अपवर्तन के बारे में पढ़ा और हमने देखा दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब निर्माण होते हैं, अलग अलग दर्पणों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। और अब हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे कि लेंस क्या होते हैं और लेंस से किस प्रकार प्रतिबिंब निर्माण होते हैं और हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार लेंस उपयोगी होते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंस क्या होते हैं और किससे निर्मित होते हैं। जिस प्रकार हमने देखे थे कि जो गोलीय दर्पण है वो किससे निर्माण होते हैं, एक गोले का भाग होते हैं, कांच का गोला है उसी का भाग होते हैं कौन, गोलीय दर्पण। उसी प्रकार हम जब यदि देखें तो दर्पण में तो क्या था, उसमें प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, ये पारदर्शी होता है। वो पारदर्शी नहीं था, कांच से बनाया हुआ एक पॉलिश करके फिर दर्पण बनाते हैं हम। लेकिन जो आपका जो ये लेंस है ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी अब क्या होता है, पारदर्शी जैसे हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु के आर पार जो यदि दिखाई दे तो वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो लेंस एक क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। देखते हैं क्या होता है लेंस से। ऐसा पारदर्शी पदार्थ जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, वक्रित हो यानी गोलीय हो, लेंस कहलाता है। क्या होता है लेंस, ऐसा पारदर्शी पदार्थ जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, वक्रित या गोलीय हो, वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाता है। अब लेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं उसी प्रकार आपका लेंस है वो भी कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा कौन सा होता है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस है उसे हम क्या बोल सकते हैं, अभिसारी लेंस बोल सकते हैं, और अवतल लेंस है उसको क्या बोल सकते हैं, अपसारी लेंस। अब देखते हैं कि क्यों बोलते हैं अपसारी और क्यों अभिसारी, ये देखेंगे आगे। जैसे हम देखें आपका जो उत्तल लेंस है वो इस प्रकार का बना होता है और जो अवतल लेंस है वो इस प्रकार आकृति होती है इसकी। तो देखते हैं क्या होता है उत्तल लेंस। जिस प्रकार इनकी आकृति होती है उसी के आधार पर इनकी परिभाषा बनाई हुई है। जैसे हम देखें कि जो आपका है उत्तल लेंस, तो क्या होता है उत्तल लेंस में, तो जिस प्रकार आपका उत्तल लेंस आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा लेंस जो किनारों पर क्या हो, पतला हो और बीच में से क्या हो, मोटा हो, वो उत्तल लेंस कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है कि ये आपका उत्तल लेंस है। तो इसमें आपका जो किनारे यानी ऐसा लेंस जो किनारों पर क्या हो, पतला हो और बीच में से क्या हो, मोटा हो, ये कौन सा लेंस कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाता है। अब उत्तल लेंस है वो क्या होता है, अभिसारी। क्यों होता है अभिसारी, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है या अभिसरित करता है। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी उत्तल लेंस है वो कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक जगह क्या करता है, एकत्रित करता है यानी अभिसरित करता है। इसीलिए इनको क्या करते हैं, उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। जिस प्रकार दर्पण थे, दर्पण भी अभिसारी और अपसारी होते हैं, उसमें क्या होता है, अवतल अभिसारी होता है, इसमें उत्तल अभिसारी होता है। अब देखते हैं आगे। ये तो था आपका उत्तल लेंस जो कि आपने क्या देखा कि जो किनारों पर क्या होता है, पतला और बीच में से मोटा होता है। अवतल है वो इसका विपरीत होता है कि किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है और बीच में से क्या होता है, पतला होता है। देखते हैं इसकी परिभाषा किस प्रकार दी हुई है। तो हमने क्या देखा उत्तल लेंस के बारे में। अब देखते हैं कि उत्तल लेंस है वो कितने प्रकार का होता है आपका। उत्तल लेंस आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है उभयोतल और दूसरा कौन सा होता है, समतलोतल, और तीसरा कौन सा होता है, अवतलोतल। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, उभयोतल, समतलोतल और अवतलोतल। अब जो आपका उभयोतल है वो क्या होता है, पूरी तरह से आपका उत्तल लेंस होता है। यानी इसमें दोनों किनारे है वो क्या होते हैं, आपके उत्तल लेंस के होते हैं। यानी दोनों किनारे जब उत्तल लेंस के हो तो वो क्या कहलाएगा, उभयोतल कहलाएगा। और जब एक भाग तो जब दोनों भाग कौन से हो, उत्तल हो, वो तो उभयोतल कहलाएगा। जब एक भाग क्या हो, समतल हो, यानी एक भाग तो आपका समतल है और दूसरा भाग क्या कौन सा है, उत्तल है, तो ये कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है समतलोतल। और जब आपका एक भाग तो उत्तल हो, एक भाग तो कौन सा हो, उत्तल हो, और दूसरा कौन सा हो, अवतल हो, तो कौन सा कहलाएगा, अवतलोतल। यानी 3 भाग हो गए, उभयोतल यानी दोनों भाग कौन से हैं,
दोनों भाग जब उत्तल हो तो उभयोतल कहलाएगा, जब एक भाग समतल हो और एक भाग उत्तल हो तो क्या कहलाएगा, समतलोत्तल। और यदि एक भाग उत्तल का हो और दूसरा भाग अवतल हो तो क्या कहलाएगा, अवतलोत्तल। ये 3 प्रकार के उत्तल लेंस होते हैं। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में हमने देखा और अब देखेंगे कि आपका जो अवतल लेंस है वो किस प्रकार का होता है। उसी का विपरीत हो जाएगा। कैसे, यानी ऐसा लेंस जो किनारों पर क्या हो, मोटा हो और बीच में से क्या हो, पतला हो, क्या कहलाएगा आपका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस कहलाएगा। अब जो आपका उत्तल लेंस था वो क्या कर रहा था, किरणों को एक जगह एकत्रित कर रहा था, अभिसरित कर रहा था। लेकिन जो अवतल लेंस है वो उसका विपरीत है, तो ये क्या कर देगा, ये करेगा, प्रकाश किरणों को फैलाता है यानी अपसरित करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। अब देखते हैं कि जो अवतल लेंस है वो कितने प्रकार का होता है। ये भी 3 प्रकार का होगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा अभ्यावतल। अभ्यावतल मतलब, उभयावतल मतलब आपका जो दोनों भाग है, इसके क्या कौन से दोनों भाग है ये अवतल के होंगे तो क्या कहलाएगा, उभयावतल। यदि आपका एक भाग समतल हो और एक भाग कौन सा हो, एक भाग हो अवतल का तो क्या हुआ, समतलावतल हो जाएगा। यदि एक भाग कौन सा हो, उत्तल का और दूसरा भाग अवतल का हो तो क्या होगा, उत्तलावतल होगा। बस सीधी सी परिभाषा है इनका कि एक भाग, जब दोनों भाग अवतल के हो तो उभयावतल हो जाएगा। यदि एक भाग क्या हो, समतल हो और दूसरा भाग अवतल का हो तो क्या होगा, समतलावतल होगा। और यदि एक भाग उत्तल का हो और एक भाग अवतल का हो तो दोनों तो क्या कहलाएगा, ये लेंस कहलाएगा उत्तलावतल। इस प्रकार आपके अवतल लेंस भी कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। अब देखते हैं कि जो आपके अवतल, जो आपके लेंस है उसमें परिभाषा, जिस प्रकार हमने कौन सी देखी थी, हमने दर्पणों में भी अलग अलग परिभाषा देखी थी, उसी प्रकार आपकी किसकी परिभाषा होती है, लेंस में भी परिभाषा होती है। और वो आगे जब हम प्रतिबिंब निर्माण करते हैं उस समय आपके बहुत काम में आती है। देखते हैं किस प्रकार की परिभाषाएं हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका वक्रता केंद्र। कौन सा होता है, वक्रता केंद्र। अब आपने क्या देखा था कि जो आपका दर्पण निर्माण होता है तो दर्पण में तो क्या था, सिर्फ एक ही गोले के दोनों भाग बन रहे थे, एक गोले का भाग था। लेकिन आपका जो लेंस है वो कितने गोलों का बना होता है, 2 गोले होते हैं इसमें, 2 गोलों का बना होता है ये। तो इसमें क्या होगा, इसमें सभी चीज़ लगभग 2-2 होगी। वक्रता केंद्र भी 2 होंगे, वक्रता त्रिज्या भी 2 होगी। इसी प्रकार देखते हैं कैसे वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, जैसे केंद्र को C से दर्शाएंगे तो वक्रता केंद्र को C1 और C2 से, दोनों केंद्र गोलों के भाग होंगे। देखते हैं कैसे। वक्रता केंद्र क्या होता है कि लेंस के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उन गोलों की जो के केंद्र होते हैं उसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या होता है वक्रता केंद्र, यानी लेंस के परावर्तक पृष्ठ जिस 2 गोलों का भाग होते हैं उन गोलों के जो केंद्र होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब देखते हैं कैसे वक्रता केंद्र है, उसके बारे में आप चित्र से भी अध्ययन करेंगे। दूसरा आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, लेंस के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उन गोलों की जो त्रिज्या है उनको हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। जो वक्रता केंद्र है वो C1 और C2 दोनों हो गए और वक्रता त्रिज्या वो भी क्या है, R1 और R2। देखते हैं कैसे कि वक्रता त्रिज्या कौन सी, यानी लेंस के परावर्तक पृष्ठ जिस गोलों के भाग होते हैं उन दोनों गोलों की जो त्रिज्या है वही कौन सी होती है, वक्रता त्रिज्या। और उन दोनों गोलों के केंद्र है वो कौन से हो जाएंगे, वक्रता केंद्र। देखते हैं आगे इसमें। जिस प्रकार हमने देखा कि आपको क्या इसमें क्या कौन सी परिभाषा थी, यानी लेंस के परावर्तक पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं, जिस प्रकार एक गोला ये हो गया, दूसरा गोला ये हो गया, जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों का जो केंद्र है, ये केंद्र है इन दोनों के अलग अलग, तो C1 और C2 ये वक्रता केंद्र हो गई। उनकी दोनों की त्रिज्या है, इन दोनों की त्रिज्या अलग अलग होगी तो ये कौन सी होगी, R1 और R2। इस प्रकार हम देखते हैं। ये तो आपका कौन सा था, उत्तल लेंस में, जिस प्रकार आपको दिख रहा है ये बीच का भाग दोनों गोलों का, ये कौन सा है आपका उत्तल लेंस बन रहा है। और अवतल लेंस में ये बन रहा है अवतल लेंस। तो इसी में भी कौन सा हो जाएगा, R1 और R2 त्रिज्या हो गई, C1 और C2 वक्रता केंद्र हो गए। अब देखते हैं आगे। आगे आपकी मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य अक्ष यानी लेंस के
लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है वही मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कौन सी होगी? लेंस के दो अलग अलग केंद्र हो गए वक्रता केंद्र, उन दोनों को जब मिलाने वाली जो रेखा है वही आपकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब है आपका प्रकाशी केंद्र। प्रकाशी केंद्र क्या होगा? यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है वो आपका कौन सा है? प्रकाशिक केंद्र। क्या होगा प्रकाशी केंद्र? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे गुजर जाती है वो क्या कहलाती है? प्रकाशी केंद्र। प्रकाशी केंद्र है उसके बारे में हम देखते हैं। ये आपका प्रकाशी केंद्र क्या होता है? प्रकाशी केंद्र ये आपका प्रकाशिक केंद्र, यानी यहाँ पर प्रकाश की किरण है वो बिना मुड़े सीधे ही गुजर जाती है, यानी लेंस का वह भाग जहाँ से प्रकाश जो किरण है वो क्या होती है? बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, वो क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका प्रकाशिक केंद्र। ये जो बीच में दोनों के अलग अलग, इसमें हो गए आपके अवतल में, ये किस में हो गए? उत्तल में। अब देखते हैं, हमने जो परिभाषाएं देखी है उसके आधार पर देखते हैं किस प्रकार आपका वक्रता केंद्र है। पहले देखेंगे वक्रता केंद्र। आपका जो वक्रता केंद्र हमने क्या देखा कि यानी परावर्तक पृष्ठ जिस गोलों का भाग है उस गोलों का जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। तो ये देखो C1 और C2 इन दोनों के अलग अलग केंद्र हो गए। इसमें कहाँ बना आपका लेंस? कहाँ बना? इन दोनों का जो किनारे हैं उनको मिलाने पर ये जो देखो ये क्या बन गया आपका? उत्तल लेंस। अवतल लेंस ये जो आपका है ये कौन सा बन गया? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। और इस दोनों का भाग है ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। दूसरा आपने वक्रता त्रिज्या, तो यानी लेंस जिस परावर्तक पृष्ठ जिस गोलों का भाग है उन्हीं को क्या कहे? भाग है उनकी जो त्रिज्या है उन गोलों की वही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या ये अलग अलग वक्रता त्रिज्या R1 R2, इसी प्रकार इसमें हो गई R1 और R2। जिस प्रकार हमने आगे क्या देखा था, आगे आपने देखी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष में क्या देखा आपने? मुख्य अक्ष में आपने पढ़ा कि जो आपके जो वक्रता केंद्र है उनको मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ये देखो मुख्य अक्ष इन दोनों को मिला रही है, इन दोनों को मिला रही है। ये मिलाने वाली जो रेखा है यही कौन सी आपकी? मुख्य अक्ष हो गई। प्रकाशी केंद्र आपने देख लिया। अब देखते हैं इसके बाद में क्या दिया हुआ है। इसके बाद में आपका है मुख्य फोकस। कौन सा हो गया? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, यह क्या कहलाता है? आपका मुख्य फोकस कहलाता है। क्या होता है मुख्य फोकस? यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है उनके समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसको क्या कहते हैं? हमें मुख्य फोकस कहते हैं। कैसे देखते हैं। ये जो आपकी यानी मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यानी ये जो किरणें आ रही है ये किरणें अपवर्तन हो गई यहाँ पर, और अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती है? इस पर, इस बिंदु पर मिल रही है, ये मिल रही है। यही क्या आपका मुख्य फोकस, ये हो गया आपका मुख्य फोकस। अब देखेंगे तो अलग अलग होगा इन दोनों के अंदर, तो दोनों में अलग अलग होगा। तो इसमें C1 और C2 F1 और F2 यानी अलग अलग हो गई। इसी प्रकार इसमें होगा अवतल में। अवतल देखो इनमें से दो नाम आ रहे थे। क्या नाम आ रहे थे? एक तो आपतित के अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, एक तो जिस बिंदु पर मिलती है, और यह क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत किस में होती है? इसमें अवतल में। अवतल लेंस में मिलती हुई क्या होती है? आपकी प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? अपवर्तन के पश्चात क्या करती है? ये सीधी यह वापिस एक बिंदु के रूप में नहीं होती है, अपसरित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पीछे हम मिलाएं तो यहाँ पर बिंदु के रूप में आपको प्राप्त होगी, यानी मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। तो ये क्या हो गया आपका मुख्य फोकस। इसमें अलग अलग दो, एक F1 और F2, इसी प्रकार इसमें F1 और F2 अलग अलग मुख्य फोकस हो गई। अब देखेंगे आगे आती है आपकी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी? यानी लेंस के प्रकाशी केंद्र हमने जो देखा था, प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है वही क्या होगी? आपकी फोकस दूरी। कौन सी देखते हैं इसमें। ये आपका है प्रकाशी केंद्र और ये कौन सी आपकी? मुख्य फोकस। अब इन दोनों के जो बीच की दूरी है वही क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। अब देखते हैं आगे फोकस तल कौन सा होगा।
फोकस तल क्या होता है कि मुख्य एक्स के लंबवत ऐसा तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है वो फोकस तल कहलाता है। क्या होगा? मुख्य एक्स के लंबवत ऐसा तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है वो क्या कहलाता है? मुख्य तल, फोकस तल कहलाता है। जैसे इसमें हमने लिया अवतल लेंस लिया, इसमें तो कौन सा हो गया? ये यहाँ पर मिल रही है, ये है आपका मुख्य फोकस, और यहाँ पर जो लंबवत जो आपकी ये जो आपका लंबवत तल है ये क्या कहलाता है? आपका फोकस तल कहलाता है। इसी प्रकार हमने अलग अलग परिभाषाएं देखी और उनको हमें क्या करना है? याद करना है। चाहे आपको दर्पण की पूछ ली जाए या किसकी, लेंस की, अलग अलग हमें याद करनी होगी। इनमें से कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं आगे है आपके कि अपवर्तन, जो आपके गोलीय लेंस से अपवर्तन होता है उनके नियम क्या है, किस प्रकार आपका अपवर्तन होता है इनमें यदि हम देखें तो जिस प्रकार हमने दर्पणों में पढ़ा था उसी प्रकार इसमें होगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, दो गोले होते हैं और दोनों गोलों का सभी है, जैसे मुख्य फोकस है, ये सभी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, दो होती है ये। देखते हैं इसमें सबसे पहले आपका जो नियम है वो है कि मुख्य एक्स के समांतर, यानी मुख्य एक्स के समांतर यदि प्रकाश की किरण जाए, किसके समांतर? मुख्य एक्स के समांतर यदि प्रकाश की किरण जाए तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती है वो देखते हैं। ये आपकी मुख्य एक्स है और इसके समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, जो यहाँ से अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस से गुजरती है। या कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से। एक तो नियम ये हो गया, क्या होगा कि मुख्य एक्स के यदि समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये तो हो गया उत्तल में। अवतल में भी इसी प्रकार होगा, अपवर्तन के पश्चात इसमें तो क्या हो जाता है? फैल जाता है और यहाँ पर क्या मिलती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस से। तो क्या हो गया? मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। एक तो नियम यह हो गया। दूसरा नियम देखें कि यदि आपकी प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? मुख्य फोकस से यदि आ रही है, कहाँ से आ रही है? यदि मुख्य फोकस से ही आ रही है तो आगे कहाँ पर मिलती है? तो आगे आपकी मुख्य एक्स के समांतर जाएगी। कैसे? ये आपकी मुख्य फोकस से आ गई कोई प्रकाश की किरण और आने के बाद अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? यह मुख्य एक्स के समांतर गुजरेगी। इसमें तो उत्तल में देख लिया, अवतल में जिस प्रकार मुख्य फोकस से आई कोई प्रकाश की किरण और यहाँ पर आपको मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। ये क्या हो गया आपका? मुख्य फोकस का क्या हो गया? मुख्य फोकस से यदि कोई प्रकाश की किरण आएगी तो मुख्य एक्स के समांतर से गुजरेगी। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखें तीसरा जो नियम है वो क्या है आपका? यदि कोई प्रकाशी किरण प्रकाशी केंद्र से गुजरे, किससे गुजरे? प्रकाशी केंद्र से, तो क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात सीधी गुजर जाती है। ये अपवर्तन के पश्चात सीधी गुजर जाती है, बिना मुड़े, कहीं पर नहीं मुड़ती है ये। इसी प्रकार इसमें प्रकाशी केंद्र से सीधी गुजर जाती है। ये थे अलग अलग नियम पढ़े हमने। अब देखते हैं आगे हम देखेंगे कि उत्तल लेंस है उससे किस प्रकार प्रतिबिंब निर्माण होता है। सभी का अलग अलग देखेंगे। पहले देखेंगे उत्तल के, फिर अवतल के। जिस प्रकार अवतल दर्पण थे उसमें 6 स्थितियां बन रही थी, उसी प्रकार जो आपका उत्तल लेंस है उसी में भी 6 स्थितियां बन रही है। कैसे बन रही है वो देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जब वस्तु अनंत पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो? जब वस्तु को हम कहाँ पर रखें? अनंत दूरी पर रखें तो आपको कहाँ पर प्राप्त होगा इसका पर्दा? कैसी स्थिति होगी उसे प्रतिबिंब की? देखते हैं। यदि आपने अनंत पर रख दिया तो क्या होगा? ये अपवर्तन के पश्चात हमने देखा था कि अनंत पर यदि कोई जो वस्तु रखते हैं तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर प्राप्त होती है? F2 पर प्राप्त होती है। जैसे जैसे क्या है हम इसे लेंस के नज़दीक लाते जाएंगे तो इसमें क्या होगा? ये इस लेंस के इसमें आपको प्रतिबिंब है उसमें चेंज होता जाएगा। देखते हैं। पहला हमने देखा कि जब वस्तु को अनंत पर स्थित रखते हैं, वस्तु या बिंब को अनंत पर रखते हैं तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होती है? F2 पर, यहाँ पर प्राप्त होती है। हमने अनंत पर रखा वस्तु को और अपवर्तन के पश्चात अब जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको प्रतिबिंब बन रहा है। ये तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? F2 पर। स्वरूप कैसा होगा इसका प्रतिबिंब का? प्रतिबिंब का स्वरूप होगा वास्तविक और उल्टा। यदि हम देखें, यदि प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है तो क्या होगा? आपकी प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक और उल्टा होगा। यदि प्रतिबिंब इस साइड बने तो प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा? आभासी और सीधा।
तो इसमें कहाँ बन रहा है, F2 इस साइड में है, इस साइड में है तो वास्तविक और उल्टा स्वरूप होगा। आकार कैसा होगा, आकार बहुत ही छोटा होगा। इस अनंत दूरी पर यदि कोई वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, बहुत ही छोटा। ये तो हमने किस में देखा है कि जब वस्तु को कहाँ पर रखी हो, अनंत दूरी पर रखी हो। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी यदि जैसे जैसे नज़दीक लाते जाएंगे इस लेंस के तो क्या होगा, जब बिंब क्या हो, बिंब यानी वस्तु, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो। हमने देखा था कि इसमें दो गोले होते हैं, इसीलिए क्या होती है, दो दो चीज़ें होती है इसमें सभी। देखते हैं, जब हम क्या कहाँ पर रखिए, जब बिंब कहाँ पर रखा हो, वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत और 2f1 के बीच में। अनंत कहाँ पर होता है, यहाँ पर अनंत देखा आपने, अनंत और कहाँ पर रखा हो, 2f1 के बीच में। यहाँ पर यदि आपने कोई वस्तु रखी तो ये कहाँ पर प्राप्त होगा, इसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है इस F2 और 2f2 के मध्य। यानी आपने यदि वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच में यदि कोई वस्तु को रखते हो तो आपको कहाँ पर प्राप्त होता है इसका पर्दा, इसको आपको प्राप्त होगा F2 और 2f2 के बीच में। यानी F2 और 2f2 के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होती है। अब देखो, ये तो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से गुजारनी है किरणें। किरणें एक तो आपको यहाँ पर इस प्रकार गुजारनी है, ये तो मुख्य फोकस से गुजारनी है। फिर दूसरी आपको प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हुए, और फिर अब जब हम देखते हैं कि दोनों के बीच में जब इसकी स्थिति कैसी होती है, कैसे आपको पता चलता है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, जब क्या हो कि दोनों लाइनें आपस में जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करती है उसी जगह पर आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि आपको कहाँ पर प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब, आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है आपको 2f2 और f2 के बीच में। तो क्या होगा, ये देखो दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर ही आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कौन सी होगी, F2 और 2f2 के बीच में। और स्वरूप कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा हो गया। आकार वास्तविक और उल्टा क्यों, क्योंकि इस साइड में प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। आकार क्या है, आकार वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। अब देखते हैं आगे जो आपकी स्थिति है, इसमें आपकी तीसरे नंबर की स्थिति है, यदि वस्तु आप कहाँ पर रखो, यदि आप वस्तु को रखो 2f1 के बीच, यानी नज़दीक लाते जाएंगे, 2f1 के बीच में यदि रखते हैं, यदि आप 2f1 के बीच में रखोगे, वस्तु ऊपर रखोगे, तो आपको ये प्रतिबिंब कैसे, एक तो आपको यहाँ से गुजारनी है ही F मुख्य फोकस से, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे, तो आपको कहाँ पर मिल रही है, ये 2f2 के नीचे मिल रही है। तो यानी आपको जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर प्राप्त होगा, 2f2 पर प्राप्त होगा। स्वरूप क्या होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, और आकार क्या होगा, वस्तु के समान ही होगा, यानी बराबर होगा। जितने आकार की वस्तु होगी उतने आकार का क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब देखते हैं आगे चौथी स्थिति क्या होती है। चौथी स्थिति आपकी है कि जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, जब वस्तु को रखा जाए 2f1 और f1 के बीच में, इस यानी नज़दीक लाते जा रहे हैं। जैसे ही आपने 2f1 और f1 के बीच में यदि वस्तु को रखा तो यहाँ पर ये दोनों कहाँ पर है, f1 और 2f जो आपका 2 है उसके आगे की जो स्थिति है, यहाँ पर प्रतिबिंब को प्राप्त होता है आपको। यानी यदि आप वस्तु कहाँ पर रखते हो, यदि आप वस्तु रख रहे हो 2f1 और f1 के बीच में, तो आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है 2f2 के परे, यानी 2f2 से आगे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। यानी स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की, 2f2 से परे। और स्वरूप क्या होगा, इधर बनना है प्रतिबिंब, तो वास्तविक और उल्टा। आकार क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, यानी यदि बराबर हो गए उसके बाद में क्या होगा, बड़ा होगा आकार। अब देखते हैं आगे जो पांचवी जो स्थिति है वो क्या है आपकी, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु आपका वस्तु यानी बिंब हो आपका f1 पर जब वस्तु रखी होती है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, देखते हैं। इस प्रकार f1 पे हमने रखी वस्तु को, तो जैसे f1 को रखी तो क्या होता है, जैसे ही f2 वाली ये गुजरती है और प्रकाशीय केंद्र से हम गुजारते हैं, तो ये दोनों क्या होती है, एक जगह क्रॉस नहीं करती है कहीं पर। तो यदि क्रॉस नहीं कर रही है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, प्रतिबिंब होगा फिर अनंत पर। और स्वरूप क्या होगा इसका, वास्तविक और उल्टा। और आकार क्या होगा प्रतिबिंब का, बहुत ही बड़ा। अब देखते हैं आगे
छठी स्थिति कौन सी है? छठी स्थिति आपकी छठी स्थिति होगी यदि आपको वस्तु कहाँ पर रखी, बीम को कहाँ पर रखा आपने, F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रखी, तो कहाँ पर प्राप्त होगा? तो हम देखते हैं। तो यदि आपने यहाँ पर रखी है वस्तु को तो क्या होगा? यदि आपने यहाँ पर वस्तु को रखी तो इस प्रकार यदि अपवर्तन के पश्चात हम देखें तो ये F2 से सीधी गुजर जाएगी और ये प्रकाशीय केंद्र से गुजर जाएगी, नहीं तो मिलेगी यहाँ पर। अब क्या होगा? जैसे ही हम इनको पीछे की ओर मिलाते हैं तो कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? तो आपको क्या हो रहा है? ये मिलती हुई यहाँ पर प्रतीत हो रही है और यहाँ पर जैसे ही मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो 2F1 और F1 के बीच में आपको इस प्रकार आभासी स्थिति उत्पन्न होती है। और जैसे ही इस प्रकार की आभासी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आपको इसका क्या निष्कर्ष निकला कि जो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या होगी? लेंस के पीछे, यानी लेंस के पीछे और 2F1 और F1 के बीच आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। स्वरूप क्या होगा? स्वरूप यानी इस सारे प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी और क्या हो जाएगा? सीधा। आकार क्या होगा? वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। ये आपकी छह स्थिति हमने अलग अलग प्रतिबिंब निर्माण की, लेंस से प्रतिबिंब जो उत्तल लेंस है उनसे अलग अलग प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति हमने देखी है। अब देखते हैं आगे है हम देखेंगे इसकी एक ट्रिक। जिस प्रकार हमने दर्पण में भी एक ट्रिक देखी थी उसी प्रकार हम किसमें देखेंगे? लेंस में भी एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इन सभी को रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखते हैं किस प्रकार की ट्रिक बनाई हुई है। पहले हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति, फिर नीचे लिखेंगे प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ पर रखी हो उनकी स्थिति और फिर प्रतिबिंब, फिर नीचे लिखेंगे। देखते हैं पहले हमने लिख दिया अनंत, फिर 2F1, फिर F1, फिर हमने इसी का उल्टा लिख दिया F2 लिख दिया, इन वन वाली जगह क्या लिख दिया? 2 रख दिया, F2 2F2 और फिर क्या लिख दिया? अनंत। सिर्फ इतनी तीन ही लिखनी है, नीचे लिखना है छोटा, समान और बड़ा, बस इतना लिख दिया। अब देखिए इसमें कैसे प्रतिबिंब बना रही है। छह स्थिति नहीं प्राप्त होगी, 5 होगी और छठी वाली हम याद कर सकते हैं सीधी। अब देखते हैं यदि आपने वस्तु कहाँ पर रखी? अनंत पर रखी, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? F2 पर, और प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा। फिर हमने देखी दूसरी स्थिति, अनंत और 2F1 के बीच में यदि वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? 2F2 और 2F2 के बीच में, और प्रतिबिंब थोड़ा क्या हो जाएगा? होगा छोटा ही, इनसे क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा। तो सीधे लिख सकते हैं छोटा प्रतिबिंब। फिर हमने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त यदि रखो आप बिंब, आप यदि वस्तु रखते हो 2F1 के बीच में तो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है 2F2 पर और वस्तु के समान ही प्राप्त होगा। चौथी स्थिति आपकी होगी 2F1 और F1 के बीच में आप जब वस्तु को रखते हो, प्रतिबिंब को रखते हो तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है 2F2 और अनंत के बीच। यदि आपने इस प्रकार वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? थोड़ा क्या हो जाएगा? इसके बाद में लिखना आपको बड़ा प्रतिबिंब होगा। फिर आपने वस्तु को कहाँ पर रखा? F1 पर, और तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा? अनंत पर प्राप्त होगा और वस्तु प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा होगा। ये आपने पांचों स्थिति इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। फिर हमने देखा इस प्रकार ट्रिक की पांचों स्थिति याद कर सकते हो और छठी स्थिति है वो सीधा आप याद रख सकते हो। ये ट्रिक के माध्यम से देखा आपने। अब हम देखते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है। उत्तल लेंस से तो हमने देख लिए, जिस प्रकार दर्पण में देखा था उसी प्रकार हमने दर्पण में तो क्या देखा था कि अवतल लेंस से 6 स्थिति प्राप्त हो रही, अवतल दर्पण से 6 स्थिति प्राप्त हो रही थी और 2 स्थिति किससे? उत्तल दर्पण से। लेकिन लेंस में क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। उत्तल लेंस से आपको 6 स्थिति प्राप्त होगी और अवतल लेंस से 2 स्थिति। देखिए इसमें कौन कौन सी स्थिति है। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हो अवतल लेंस में तो क्या होता है? तो इस पर अनंत पर रखते हो तो आपको जो स्थिति प्राप्त, यानी इसमें क्या होता है? ये बिंदु रूप में प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है? सीधा अपवर्तन के पश्चात किरणें को क्या फैला देता है ये। तो क्या होता है? ये आभासी स्थिति आपको यहाँ पर प्राप्त होती है और F1 पर प्राप्त होती है। तो यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? यानी बिंब हमने जब वस्तु को अनंत पर रखा बिंब को तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? F1 पर प्राप्त होगी। स्वरूप कैसा होगा इसका? आभासी और सीधा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है। फिर आकार कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा। ये पहली स्थिति होगी। दूसरी स्थिति क्या है आपकी? जब वस्तु सीमित दूरी पर हो,
तो क्या होगा, सीमित दूरी का मतलब यानी यहाँ पर कहीं पर रख सकते हो आप, कहाँ पर, अनंत से आगे कहीं पर, तो क्या होगी, जब वस्तु को सीमित दूरी पर रखा जाए तो आपने रखा 2f1 और f1 के बीच में, तो कौन सी स्थिति, यानी अपवर्तन के पश्चात ये तो किरणों को फैला देती है, फिर क्या होगा, यहाँ पर पीछे आभासी स्थिति प्राप्त होगी, और कहाँ पर, यानी प्रतिबिंब की स्थिति आपकी होगी f1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में। स्वरूप कैसा होगा इसका, आभासी और सीधा, क्योंकि प्रतिबिंब इस साइड प्राप्त हो रहा है, और आपका आकार कैसा होगा प्रतिबिंब का, छोटा प्राप्त होगा। ये आपने अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति लेंस में देखी, दोनों में। अब देखते हैं लेंस सूत्र। जिस प्रकार दर्पण सूत्र होता है उसी प्रकार हम देखते हैं लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र किस प्रकार होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसमें f क्या है, फोकस दूरी है, पहले ही देखा हमने। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होगा, बिंब की लेंस से दूरी। अब देखते हैं इसमें, हमने जैसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपने दर्पण में देखी थी, उसी प्रकार की कार्तीय चिन्ह परिपाटी इसे लेंस में भी काम में आती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उसी प्रकार लेंस की जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी किस में ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, और अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी को किस में लेंगे, ऋणात्मक में। ये आपको याद रखना होगा। अब देखते हैं, जब हम सवाल करेंगे तब ये काम में आएगा आपके। देखते हैं, जिस प्रकार आवर्धनता उसमें थी दर्पण में, उसी प्रकार इसमें होती है आवर्धनता। क्या होता है आवर्धनता, लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। उसी में दर्पण में था, यानी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित, यानी बिंब यानी वस्तु को जूम करना जिस बोलते हैं हम, लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, आपकी आवर्धनता कहलाती है। और आवर्धनता ज्ञात करने का सूत्र जिस प्रकार दर्पण में था, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। देखते हैं इसमें कैसे, ये जो आपका है आवर्धनता को किससे दर्शाते हैं, m से, ऊंचाई यानी h डैश बटे सीधा h। इस प्रकार ये इसका सूत्र है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको h1 डैश है उसको लिख सकते हैं v, और h को किससे, u से। इस प्रकार ये आपका आवर्धनता का सूत्र बन जाता है। इसमें देखते हैं, इसमें अलग अलग स्थिति होती है कि यदि आपका जो m का मान है क्या हो, m आपका ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आपका वास्तविक और उल्टा होता है। यदि आपका m का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा प्राप्त होता है। अब देखते हैं आगे, इसमें सवाल भी करेंगे, लास्ट में देखेंगे। इसमें होता है आगे एक चीज़ आती है, लेंस की क्षमता। क्या होता है लेंस की क्षमता, किसे कहते हैं लेंस की क्षमता, तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने या एकत्रित करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, आपकी लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या होता है लेंस की क्षमता, लेंस के द्वारा, यानी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने और या एकत्रित करने की जो क्षमता है वही लेंस की क्षमता कहलाती है। आपकी जो लेंस की क्षमता है वो किसमें, उस ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है, 1/, फोकस दूरी, जो किस में ली जाती है, हमेशा मीटर में। यदि सेंटीमीटर में दी होती है तो मीटर में बदलते हैं उसको, फोकस दूरी को। अब ये जो आपको लेंस की क्षमता है वो किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। और इसमें कौन सा सूत्र बन जाता है, P बराबर 1/f, जो f किस में ली जाती है, मीटर के अंदर। और मात्र क्या होता है लेंस की क्षमता का, डायप्टर होता है, जिसको D से दर्शाते हैं। और आपकी जो नेत्र है उसकी जो सामान्य समजन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब देखते हैं इसमें आगे यदि हम देखें तो आपकी जो 2 सवाल दिए हुए हैं, 2 सवाल किस पर दिए हुए हैं, जिस प्रकार हमने दर्पण में देखे थे उसी प्रकार एक सवाल करके देखते हैं इसके अंदर लेंस में। जैसे हम देखते हैं कि ये सवाल कौन सा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य एक्स पर लंबवत रखा हुआ है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी और क्या ज्ञात करना है आपको, आवर्धनता ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ है इसके अंदर, इसमें आपको दिया हुआ है बिंब की ऊंचाई दी हुई है, h दी हुई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर। v कितना है, 60 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी दी हुई है आपको, 20 सेंटीमीटर। ये सभी किस में लेंगे हम, धनात्मक लेंगे। धनात्मक क्यों लेते हैं, हमने पीछे देखा
क्या देखा था पीछे हमने ये देखा था कि आपकी जो इस यहाँ पर देखो हमने क्या देखा था, धनात्मक क्यों ले रहे हैं, धनात्मक ले रहे हैं कि यदि आपका उत्तल लेंस है तो हम दूरी क्या लेंगे, सभी क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, इसीलिए हमने क्या ली इसमें, धनात्मक ली है। तो देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, आपको ज्ञात की क्या करना है इसमें, बिंब की यानी वस्तु की दूरी, लेंस से बिंब की दूरी है यानी u ज्ञात करना है और आवर्धनता यानी m ज्ञात करनी है। पहले u ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका सूत्र जो सीधा सा दिया हुआ है आपको, इस प्रकार का सूत्र होता है, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि आपको u ज्ञात करना है तो f को आगे ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। तो इसको मान रखते हैं, आपका u का मान कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, सॉरी v का मान कितना है, 60 सेंटीमीटर है, और f फोक्स कितना दिया हुआ है आपको, 20। तो इसको जब हल करते हैं तो आपको क्या होता है, कितना उत्तर आता है इसका, जैसे ही इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा -30 सेंटीमीटर, यानी u का मान कितना आ गया आपका, -30 सेंटीमीटर आ गया। और जैसे इस 30 सेंटीमीटर आता है, इसको क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो लेंस की बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। क्यों? क्योंकि यदि दाईं ओर होता तो दाईं ओर की सभी दूरी धनात्मक ली जाती है, लेकिन बाईं ओर है तो यानी ये लेंस के बिंब कहाँ पर रखा हुआ है, लेंस के बाईं ओर इधर रखा हुआ है, इसीलिए इसकी दूरी किस में आई है, माइनस में आई है। अब ज्ञात u का मान आ गया कि बिंब है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। अब ज्ञात करते हैं आवर्धनता, m का मान ज्ञात करते हैं। तो m को मान ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र दिया हुआ है, आपको सूत्र ये है m बराबर h डैश बटा h, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो v का मान कितना है, 60 सेंटीमीटर, और u का मान कितना निकाला आपने, -30 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर क्या आएगा, -2 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी आवर्धनता क्या है इसकी, -2 सेंटीमीटर। अब यदि आप ऊंचाई ज्ञात करते, इसकी जगह आप क्या ज्ञात करते, यदि आपको ऊंचाई ज्ञात करते तो इसको, इस सूत्र को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, और मान रखिए हम इस प्रकार, इसकी ऊंचाई कितनी आती, -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ऊंचाई है वो किस में है, ऋणात्मक है, और माइनस में यदि कोई आती है जो आपकी जो ऊंचाई, तो क्या होता है इसका मतलब कार्तीय चिन्ह परिपाटी यदि आपने पढ़ी है तो इसका मतलब है कि जो माइनस में किस क्यों लिखते हैं कि प्रतिबिंब है आपका वास्तविक के उल्टा बन रहा है, इसीलिए माइनस में आ रही है, और प्रतिबिंब का आकार बिंब का क्या है, 2 गुना है। ये आपका सवाल किया हमने। अब एक ज्ञात कर, इसी प्रकार आपके अन्य जो सवाल दिए हुए हैं वो आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार हमें एक यदि लेंस की क्षमता का ज्ञात करें तो इसमें दिया हुआ है आपको, उसी सूत्र के आधार पर किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है, तो लेंस की आपको क्षमता ज्ञात करनी है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए ये आपको सूत्र दिया हुआ है, P बराबर 1/f। यदि f को देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन लेना किस में है आपको, मीटर में, तो मीटर में बदलते हैं तो इस प्रकार आता है 0.25। अब देखते हैं इसमें, इसको मान रखते हैं इस सूत्र के अंदर, जैसे इस सूत्र में मान रखते हैं तो आपका क्या आता है, +4 डायोप्टर आता है, यानी प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि चश्मे में लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, जो कितनी दूरी का है, +4 डायोप्टर का है। ये आपकी समझने की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, जो अत्यंत क्या है, सरल है। इस प्रकार हमने अलग अलग जो आपका उत्तल लेंस है और अवतल लेंस के बारे में विस्तार से पढ़ा है। और इस पार्ट में जो अंत का जो टॉपिक है नेत्र वाला, वो अब की बार हटाया हुआ कोर्स से, और इस प्रकार हमने पूरा 9वां चैप्टर है वो पूरा अध्ययन किया है। इसमें यदि कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो, और यदि आपको पूरा कोर्स का अध्ययन करना है 10th क्लास का, तो आप इस यूट्यूब पर जाकर सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेस से सर्च करोगे तो पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और यदि आपको PDF नोट्स की आवश्यकता है तो इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।